Sania was very sad. I saw her and felt what happened to her. She was not at all talking. So I asked her. Sania was telling, Ma'am, my father was selling cakes. Daily he sells. And now, at the end of the month, he is not having payment for rent, wages. तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? क्यों रेंट नहीं दे पा रहे हैं? तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो बोलते रोज बनाते हैं केक, रोज केक बिक भी जाता है, पर वो सेल होने से उन्हें नहीं मिलता है। तो मैंने बोला कि अर्निंग एंड प्रॉफिट आर नॉट द सेम थिंग। यू कैन अर्न ए लॉट बट यू शुड सी कि वेदर द कॉस्ट ऑफ इट इज more than less than the thing you are selling. So now children, we will go to profit or loss, income, revenue concepts. When the selling price of the goods is more than the cost price, it is a profit. So now you can understand Sania's father was selling the goods at a price lesser than the cost price or at equivalent to the cost price. So he is not earning any profit. तो प्रॉफिट मिलना बहुत जरूरी है. If the goods are sold for 50,000, expenses during the year amounted to 30,000, then profit will be 20,000. So जब आपका सामान 50,000 में बिक रहा है तो एक्सपेंसेस 30,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जो बचेगा उसमें से आपको चलाना है आपका घर. आप बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए करते हैं. अगर दान करने के लिए कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं. बिजनेस तभी होगा जब भी आप कुछ प्रॉफिट मोटिव लेकर करेंगे. ठीक है. उसी उनके जैसा आपको बीच बीच में लॉस भी होगा. लॉस किसे कहेंगे? जैसे 50,000 एक्सपेंसेस है और 60,000 एक्सपेंसेस है, 50,000 में सोल्व कर दिया तो हमारा 10,000 लॉस हो गया क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो गया. नाउ इनकम क्या होगा? इट इज द रेवेन्यू अराइजिंग एट ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. इनकम क्या है? पूरा जो बिजनेस से हमें मिला. अगर हमने लोन दिया तो इंटरेस्ट मिला, शेयर लिया तो डिविडेंड मिला, कोई कमीशन वाला बिजनेस चलाते हैं तो कमीशन मिला. इसे और एक भाषा में रेवेन्यू भी कहा जा सकता है. It is the income of a business that has normal business activities, usually from the sale of goods and services to a customer. ठीक है. अभी हम ये सब देख के और एक चीज समझेंगे जो मेरे और एक फ्रेंड की बच्चे ने बोला एक दिन कि टीचर मेरे को लगता है सब लोग अलग अलग टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं. मैंने बोला ऐसा कैसा समझा तुमने? तो बोलता है कि अरे कैसे, किसी का मैंने देखा पहला बैलेंस शीट के ऊपर कुछ लिखा रहता है, किसी के नीचे कुछ लिखा रहता है. तो मैंने बोला अच्छा, तुमने ये कहाँ देखा? तो बोलता है अरे मैंने देखा आंटी कि एक लाल खाता में बनाते हैं और उसमें ऐसे था. तभी मैंने उसको समझाया कि एवरीवन whoever is making the accounts is based on some concepts. जैसे सोचो, हम जब कुछ बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में बनाने के लिए शुरू में ही खिड़की दरवाजे नहीं लगाते. शुरू में पहले हम क्या करते हैं? सीमेंट लगा, पहले उसका नीचे गड्ढा खोदते हैं, फिर पिलर्स बनाते हैं, फिर उसके कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन के बाद उसमें खिड़की दरवाजे, फिर इंटीरियर बनाते हैं. तो वैसे ही अकाउंट्स में भी उसके कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन से ही चलता है. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हम ये सोचेंगे कि जब भी आपने बिजनेस चालू कर लिया तो आप अलग आदमी हो गए, बिजनेस एक अलग एंटिटी हो गया. बिजनेस में जो भी पैसा आता वो कैपिटल है, जो भी पैसा जाता वो ड्रॉइंग है. ठीक है. और उसमें से खर्चा और इनकम को तभी हम उसको इक्वेट कर सकते. नहीं तो जब भी मांगता आप
वो ताबे में से पैसा उठा के घर लेके जाएंगे तो बिजनेस नहीं चल सकता। उसीलिए बिजनेस के लिए जरूरी है कि बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी सोचने का, एक सेपरेट आदमी सोचने का जो वर्चुअली प्रेजेंट है। ठीक है, अभी इसमें क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? ओनली, पहले दिन ही मैंने बोला था, ओनली ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता वो ही मनी मेजरमेंट में कॉन्सेप्ट है, उसी का ही अकाउंटिंग बनाया जा सकता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट्स आर सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एक्विजिशन कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? जो कि आपने खरीदा जिस प्राइस में, उसी प्राइस में रिकॉर्ड करना है। अगर आपने अलमारी 10 साल पहले 5,000 में खरीदा तो 5,000 ही हर साल दिखाना है आपको। आपको रोज रोज का बाजार जाके दाम लेके आके वो अलमारी का दाम आज 6,000 है, कल 6,500 है, ऐसा नहीं दिखना है। जिसमें आपने खरीदा वही दिखाना है। कंसिस्टेंसी, आप जो भी पॉलिसी अकाउंटिंग का मानते हैं उसी पॉलिसी में आपको लिखते जाना है, आगे पीछे नहीं करना है। अभी आगे पीछे करेंगे तो आपको अकाउंट्स बनेगा नहीं। सिस्टमेटिकली कोई भी चीज बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आपको मालूम है, आप स्कूल में क्यों पहले 8th पढ़ के फिर 3rd में पढ़ने नहीं जाते? क्योंकि सिलेबस वैसे ही बनाया गया है कि आप कंसिस्टेंटली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा पढ़ते रहें। ठीक है, अभी कंजर्वेटिज्म, हम क्या सोचते हैं, अगर हम कल को प्रॉफिट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर हमको पता चला कि कल कुछ लॉस होने वाला है तो हम पहले से पैसा अलग करके रखेंगे वो लॉस को पूरा करने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम सोचेंगे कि हमारा बिजनेस आगे भी चलने वाला है, तो हम कल का कुछ पैसा दिया हुआ है तो आज हम बताएंगे कि हम अगले साल के लिए इतना पैसा दिया है। रियलाइजेशन, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। जब रियलाइज हो जाएगा कोई पैसा तभी हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूअल, एक्रूअल क्या चीज है? इनकम को तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब हम अर्न कर लेते हैं। जब पैसा मिलता तभी नहीं, हम सोच लेते हैं कब इनकम अर्न हो गया। सोचो, हमारा इंटरेस्ट, बैंक वाला इंटरेस्ट कब देता है? उसके 30 तारीख के बाद 1 तारीख को हमें सर्टिफिकेट आता है, पर हम सोचेंगे कि हमारा इनकम 30 तारीख को ही अक्रू हो गया, अर्न हो गया, हमारे को बैंक ने 30 तारीख को ही दे दिया, जबकि एक्चुअली हमको 1 तारीख को देगा वो। फिर एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन बिकम पेएबल। अभी देखो, कोई हम सर्वेंट रखते हैं, उसको हम पूरी महीने के बाद 3 तारीख 4 तारीख को उसका पगार देते हैं, पर हम वो नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे महीने के 30 तारीख को ही उसका पगार ड्यू हो गया, 30 तारीख को रात के 12 बजे उसका पगार ड्यू हो गया। डुअल एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट होगा। हर एक ट्रांजैक्शन को हम सोचेंगे टू फोल्ड इफेक्ट है, क्रिएटिंग द बेसिक इक्वेशन कैपिटल लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। हम जो कैपिटल लाए थे, जो लोगों को देना है, और उसका इक्वल क्या होगा? जो एसेट हमने बनाया। ठीक है, ये कैसे? क्योंकि हमने जो बनाया वो किस चीज से बनाया होगा? इधर हमने जो ओनर ने पैसा लाया था उससे बनाया, या तो किसी से उधारी लेके बनाया। तीसरा पैसा तो आने का जगह ही नहीं है। ठीक है, अभी डिस्क्लोजर, अकाउंट्स में पूरा मटेरियल इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। डिस्क्लोज आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? कल को किसी को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। कल को आपका बिजनेस से नया कुछ पता चला तो लोग डरेंगे आपको विश्वास करने को, आपको लोन देने वाले रहेंगे, आप बैंक से बोरो करने वाले रहेंगे तो बैंक में विश्वास नहीं करेगा, आदमी लोग भी विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आप जो खाना पीना बना रहे हैं उसमें क्या डाल रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं डालेंगे तो उसका भी फिर कोई विश्वास नहीं करेगा, खाने पीने को नहीं आएगा। आप देखे होंगे दवाई के बॉटल में उसमें लिखा रहता है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, वो क्यों ना? मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं करेंगे तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। Financial statement should disclose all material items that influence the decision of the users. अभी
मटेरियल डिसीजन, अगर बहुत छोटा मोटा चीजें हैं तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे तो भी चलता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, हर समय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मैच करना चाहिए और जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, उसीलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है। खर्चा किया तो उससे कुछ ना कुछ आया ही होगा, कुछ इनकम आया होगा, कुछ सामान आया होगा, कुछ ना कुछ जरूर आया रहेगा। अभी कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि हम कॉन्सेप्ट से कैसे चलेंगे। राजीव, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये देखो, अभी कॉन्सेप्ट्स में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। जो भी होगा यू कैन राइट टू अस, यू कैन मेल अस और यू कैन कॉल अस। अभी देखो, अभी ये कॉन्सेप्ट हो गया। अभी कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या आईसीएआई ने क्या किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया, एक कमिटी बनाया, कमिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। वो क्यों बनाया? क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क है जिससे आपका सभी पूरा इंडिया में जितना चीजें चलता है वो सिमिलरली चले। इंटरनेशनली आईएफआरएस चलता है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो डेवलप हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो उसी के बेसिस पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते। अभी उसको चेंज करके अभी इंडेस लाया गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, वो आईएफआरएस से सिमिलर कर दिया क्योंकि हमारा अभी ग्लोबलाइज्ड हो गया। तो कोई कोई एएस मानते हैं, कोई कोई इंडेस मानते हैं। तो अभी आपके सिलेबस के हिसाब से आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही पढ़ना है। हम अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे। फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जैसे मैंने बोला था डिस्क्लोजर करना है, आपको पॉलिसीज बनाने हैं, अकाउंट्स में कौन कौन से पॉलिसी चलना है और वो पॉलिसी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। मैंने जब आप हिसाब बनाएंगे तो पीछे एक नोट बनाने का, आप जैसा वर्किंग करते हैं वैसा एक नोट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या है आपका, तो वो डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए काम। अभी देखो, अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या चीज है? स्टॉक, जो आपके बिजनेस के लास्ट दिन बच गया है या फर्स्ट दिन है, उसको हम कैसे वैल्यू करेंगे, उसके ऊपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ठीक है, आप याद कर रखोगे। अभी आप क्या करना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 करके एक पेपर में लिख डालना और दीवार में चिपका देना, ताकि आपको आते जाते हर समय उसे दिखाई दे और आप याद रखो। मैं भी बचपन में ऐसे ही याद रखा करती थी, ठीक है। अभी A3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड विच द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है वो सिर्फ कैश देखने के लिए, कैश कैसा फ्लो हुआ है। फिर एक डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग क्या होता है? एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया उसको एक सिस्टमेटिक बेसिस में लगाना चाहिए, उसका कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होगा वो कैसे अकाउंट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 वो है कैसा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, वो दिखाया गया है। वो रेवेन्यू आपका जो प्रॉफिट लॉस जो होगा वो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके पॉलिसीज कैसे होने चाहिए, वो कैसे अकाउंट होना चाहिए, उसका भी एक स्टैंडर्ड है। कंडीशन टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू दैट अराइज फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। According to this standard, an enterprise should disclose the current and long-term investment. आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो अलग अलग से दिखाना चाहिए, उसको करंट वैल्यू या फेयर वैल्यू, उसका क्या वैल्यूएशन है, उसके आपके पास शेयर खरीदा तो शेयर मार्केट में उसका वैल्यू कैसा है, अगर कुछ का कुछ वैल्यू नहीं है तो उसको जीरो वैल्यू में दिखाना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 ये टैक्सेस ऑन इनकम का कैसे उसको अकाउंट करना चाहिए उसके बारे में है। करेंट टैक्स,
आप जानते हो इनकम के ऊपर टैक्स दिया जाता है, उसको कैसे अकाउंट करने का, उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से आप पढ़ लेना और अच्छे से कर लेना। थैंक यू, सब्सक्राइब टू अस।